को धान का कटोरा कहा जाता है और इसीलिए धान को लेकर यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत देखने को मिलता है। जब से छत्तीसगढ़ का इतिहास है तभी से ही पीडीएस स्कैम्स छत्तीसगढ़ में हमेशा चर्चे में रहते हैं और आज पहला आज डे था चर्चाओं का विधानसभा में और ये बीजेपी की पहली ऐसी सत्र है जिसमें सभी का इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन आज जो पहला ही दिन था उसी दिन में कांग्रेस ने आज वॉकआउट कर दिया और ये वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी ने ऑपोजिशन को घेरने की कोशिश की और वो भी पीडीएस कैंप पर। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज का विधानसभा सत्र इतना रॉकी, इतना रफ क्यों रहा और पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि ऑपोजिशन ही घिरा गई। ऑपोजिशन, जहां तक ऑपोजिशन का रोल होता है रूलिंग पार्टी को घेरना, लेकिन पहली बार ऑपोजिशन ही घिरा गई। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट छत्तीसगढ़ के। सर, ये जो पहली बार आज देखा गया कि किस हिसाब से ऑपोजिशन ही घिर गई और घिर इतना गई कि फिर वॉकआउट कर गई और उनके घेरने का, जो बीजेपी के घेरने का कारण है वो पीडीएस स्कैम था। बीजेपी ने क्लेम किया है, ऐसा दावा कर रही है ऐसा कि पीडीएस स्कैम जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ वो बहुत ज्यादा 200 करोड़ से ऊपर का स्कैम हुआ है और बहुत ज्यादा धांधली हुई है। इस धांधली के चलते बहुत ज्यादा ऑपोजिशन को घेरा गया। आप किस तरह से इस पूरे स्कैम को देखते हैं? क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है, धान के डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें बहुत भ्रष्टाचार चर्चा में रहता ही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तरफ धान का उत्पादन होता है, धान की खरीदी होती है और उसकी राजनीति चलती है और उससे किसानों को फायदे होते हैं। दूसरी तरफ रमन सिंह जब दूसरी बार कार्यकाल में आए तो उन्होंने 2 रुपये किलो चावल देना शुरू किया गरीब लोगों को और इसीलिए वो चाउर बाबा कहलाए और एक पारी वो और खेल लिए। पीडीएस जो है भारत में छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू हुआ है, अब केंद्र सरकार भी देने शुरू कर दी है। तो एक पीडीएस का जो मामला है, उसी पीडीएस को जब रमन सिंह ने शुरू की थी उसी को भूपेश बघेल ने और आगे ले गए। भूपेश बघेल ने उसको 2 रुपया किलो था 1 रुपया किया, सामान्य वर्ग के लोगों को देना शुरू कर दिया। पीडीएस का चावल मिलेगा तो आज सभी वर्ग को छत्तीसगढ़ में पहले कई वर्षों से, दशकों से चावल पीडीएस का मिल रहा है। अब पीडीएस के वितरण के जो लेकर अव्यवस्थाएं का मामला आज पहली बार उठा है। इसके पीछे एक रणनीति जो भाजपा की है, क्योंकि हमने पीडीएस की शुरुआत की, पीडीएस हमारे समय चला और उस समय भी नान घोटाला, जबरदस्त बड़ा घोटाला हुआ जिसकी जांच पड़ताल हुई, जिसमें कई बड़े लोग घेरे में आए, कई जेल में रहे वर्षों तक और कई लोगों को सजा हुई, कई अभी भी सजा काट रहे हैं। उसी तरह से केस फिर से एक नया सरकार में आते ही पहले विधानसभा सत्र में भाजपा ने खुद उठाया। धर्म कौशिक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रहे, उन्होंने पहला सवाल विधानसभा में किया कि पीडीएस में घोटाला हुआ। इस घोटाले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा का ये कहना था, यानी सरकार का कहना था कि घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार ने ही इसकी जांच की घोषणा कर दी, विधानसभा समिति से जांच की घोषणा होगी करके। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों उठ रहा है। एक तरफ भाजपा सरकार में पीडीएस को लेकर नान घोटाला आया, अब कांग्रेस को इन गरीबों का चावल खा गए, गरीबों का चावल खाए, जो अभी तक भाजपा पर आरोप लगते थे अब कांग्रेस पर लगने लगे हैं कि इन गरीब लोगों का पीडीएस का चावल आया, केंद्र सरकार ने दिया, सस्ते में बेचना था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना था, परंतु उसकी आड़ में कुछ लोग, बिचौलिए लोग उसका फायदा ले लिए, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच की जाए। केंद्र सरकार की भी टीम आई थी, जब भाजपा विपक्ष में थी तब केंद्र सरकार से मांग की, जांच की, केंद्र सरकार के केंद्रीय सचिव पूरी टीम आई, इस मामले की जांच करी, जांच की रिपोर्ट दी है। अब उसके बाद सरकार में आने के बाद भाजपा फिर से पीडीएस को लेकर घेर रही है। इसका कारण ये समझिए कि जो गरीब वर्ग है, सामान्य वर्ग है, उसको मुफ्त में, एक तरह से मुफ्त में चावल मिल रहा है, सस्ते में चावल मिल रहा है, वो चावल को खा रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश पहले कांग्रेस ने की, अब भाजपा कर रही है। अब इसमें कितना खाए हैं, कौन खाया है, कब जांच होगा, जांच में कौन दोषी पाया जाएगा, कितनी कार्रवाई होगी, ये बाद में पता चलेगा। परंतु उसके जरिए आगामी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि गरीब के चावल, मध्यम वर्ग की चावल है, जिनको देना चाहिए था उनको नहीं दिया गया और घालमेल की गई, नीति में परिवर्तन किया गया। तो कई ऐसे मामले जोरदार तरीके से आज उठा और ये संदेश गया कि भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, हर वर्ग में भ्रष्टाचार की है, ये बताने की कोशिश सत्तारूढ़ भाजपा
कर रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अभी मसीहा बन के भारतीय जनता पार्टी उभर रही है, कोशिश कर रही है कि लोकसभा के लिए नैरेटिव तैयार कर सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे भी दाग लगा हुआ है। जैसे कि आपने नान स्कैम का जिक्र किया, वो तो 36,000 करोड़ का था। उसमें उस समय के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम आया, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जा चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ा ये स्कैम था और अब ऐसा स्थिति आ गई है कि कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने ये भी एक गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी ने जब पीडीएस का ये पूरा सिस्टम बनाया था तो उसे डिजिटल कर दिया था, उसे काफी ज्यादा डिजिटल सिस्टम के अंदर डाल दिया था कि जिस तरह से जो चावल दिया जाएगा स्टोर्स में, जितना चावल आएगा, यानी कि सेंटर पे, खाद्य सेंटर्स में जितना ज्यादा चावल आएगा पंचायतों में, सबका एक डिजिटल लेखा जोखा होगा और ये कोई भी एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस आई, कांग्रेस ने आने के बाद वो पूरा डिजिटल सिस्टम कांग्रेस ने हटा दिया, जो जिसकी वजह से करप्शन को और जगह मिल गई पनपने की। ये बीजेपी का एक जो बहुत लॉजिकल पॉइंट है यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। मैं चाहती हूँ आप इस पे भी थोड़ा सा लाइट डालें कि किस तरह से डिजिटल सिस्टम को हटाया क्यों गया, जब पीडीएस कैंप पे पता है कि बहुत हायरार्की है और इसमें करप्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो कांग्रेस ने इसे डिजिटल सिस्टम से क्यों हटाया? उनको ये भारी पड़ गया काफी। देखिए, इसमें सिस्टम में ये है कि जो चावल रहता है उसका आवंटन का जो है वो जिले से शुरू है। हाँ। इसमें जो प्रारंभिक जांच आए हैं उस जांच में ये पता लगा है कि जिलों से लेकर जो सोसाइटियों तक है, हाँ। उसमें जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में बदला गया, प्रक्रिया को कमजोर किया गया या प्रक्रिया को अनदेखी की गई है। ये मामले सामने आए। उस मामले के बाद पिछले भूपेश सरकार ने इसकी जांच शुरुआत की, बहुत लोगों से वसूली की गई, जिन सोसाइटियों ने, जिन समितियों ने, जिन अधिकारियों ने चावल का जो आंकड़े हैं उसमें फेरबदल किया, आवंटन ज्यादा हुआ और वो चावल जो है कि भ्रष्टाचार हुआ, उसकी वसूली के लिए सैकड़ों पंचायतों को, सहकारी समितियों को नोटिस जारी हुआ, उनसे पैसा वसूली की गई, उनके कई लोगों को बर्खास्त किया गया। वो कार्रवाई जो है वो चल रही है। पिछली सरकार ने भी कार्रवाई इसमें की है। अब इस सरकार चाहती है कि उस जांच को और तेजी आए, उस जांच में और गति आए और पूरी रिपोर्ट आए। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे भाजपा सरकार में जो हुआ था वो नान घोटाला हुआ था, नागरिक आपूर्ति निगम। तो नागरिक आपूर्ति निगम में वहां से एक बड़ा मामला आया था, वहां से भ्रष्टाचार हुआ था, वहां के आंकड़ेबाजी गलत की थी, वहां पे गड़बड़ी की गई थी। तो एक अलग अलग मामले हैं, दोनों भ्रष्टाचार के मामले हैं, दोनों अलग प्रशासन के लोग हैं। इसमें शासन के लोग कितने मिले हुए हैं और इसमें सिस्टम कितना दोषी है। हालांकि सिस्टम को सुधारने के प्रयास रमन सिंह सरकार में भी हुए, भूपेश सरकार में भी हुए, परंतु कुछ लोग जो है सिस्टम में घुसकर फायदा लेने के आदी होते हैं। सिस्टम में घुसकर मेरा क्या फायदा होगा, ये इसके जो रखते मंशा, उस तरह के लोगों ने ये भ्रष्टाचार की है। अगर गरीबों के नाम पर इस भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखा जाए इसके आड़ में जो सोसाइटियां होती हैं, हाँ। जो राशन बांटने वाली सोसाइटी हो, चाहे सहकारी समिति हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे खाद्य विभाग में जिलों से लेकर जो आवंटन का, चाहे एफसीआई में मामला हो घोटाले का, तो ये एक सिस्टम बन गया है, एक बड़ा रैकेट काम करता है। उस रैकेट को तोड़ने की जरूरत है। राम तिवारी जी, मेरे सिंपल सवाल यही है कि कांग्रेस अगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर, अगर रूलिंग गवर्नमेंट उस समय जो कांग्रेस की थी, अगर वही अनाउंस करते थे कि बिल्कुल डिजिटल सिस्टम ही रहेगा और बिल्कुल रिकॉर्ड मेंटेन करना ही है, तो वो रिकॉर्ड मेंटेन होता। एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी होती है रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिल्कुल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा करप्शन हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कांग्रेस को आपको क्या लगता है किस तरह से अब घेरना चाहिए? क्या वॉकआउट कर देने से क्या वो अपनी बात पर ज्यादा लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? क्या बीजेपी को इस लोकसभा पर्सपेक्टिव बनाने से रोक पाएंगे? कांग्रेस को किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए इसको वापस बीजेपी को घेरने के लिए? इसमें सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण कुछ लोगों ने तो भ्रष्टाचार किया है, फायदा लिया है, ये बात तो तय है। हाँ। अब इसकी जो जांच हो रही है, जांच में निष्पक्षता बरतनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और इसमें दोनों पार्टी को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का मामला था। हाँ। किसी अमीर का मामला नहीं था। तो गरीबों के नाम पर अगर इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर जिन्होंने दोषी हैं, जो लोग कार्रवाई कर रहे थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो क्या किए? जब ये मामला वास्तविक में रमन सिंह ने उठाया, उसके बाद जांच शुरू हुई, इसके बाद आंदोलन शुरू की, भाजपा ने इसको उठाया जोरदार तरीके से, फिर ये बात संज्ञान में आया, केंद्र सरकार ने इसको ध्यान दिया, तब संज्ञान में आया, तब जांच पड़ताल शुरू की गई, तब दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई।
अब उसमें जो और कार्रवाई, अब देखिए विधानसभा की समिति की घोषणा के बाद इसमें समिति के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ है, सरकार है, तो ये पूरी रिपोर्ट आती है, कई जांच पड़ताल होती होगी, कई बैठकें होंगी, कई तथ्य सामने आएंगे, तो ये इसका स्वागत करते हुए ये देखना चाहिए अब और अच्छे से जांच पड़ताल हो, जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, किस स्तर के हो, ताकि और सिस्टम को सुधारा जाए। जो लोग सत्ता में बैठते ही अपने फायदे के लिए कोई अधिकारी, जनप्रतिनिधि इस तरह के सिस्टम का अपने फायदे के लिए फेरबदल करते हैं, ये दुरुपयोग करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए, तो ज्यादा फायदेमंद होगा, भाजपा को भी फायदेमंद होगा और कांग्रेस को भी फायदेमंद होगा। बिल्कुल, अब आगे की कार्रवाई बिल्कुल इसी तरह से बढ़ेगी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी बनाई जाएगी और उसके थ्रू अब इसकी जांच की जाएगी। नहीं, अभी तो विधानसभा समिति की जांच हुई जिसमें विधायक रहते हैं, हाँ। अधिकारी रहते हैं, हाँ। एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी पूरे तथ्यों को एकत्रित करती है, अधिकारियों से पूछताछ करती है, जनप्रतिनिधि जो विधायक होते हैं जनप्रतिनिधि से कागज लेते हैं, फिर वो रिपोर्ट देते हैं, फिर वो रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा में रिपोर्ट रखी जाती है, फिर उसके बाद उसमें कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है, उसके डिटेल मामले जांच से आएंगे तो पर्दाफाश हो जाएंगे। आपने बताया था सेंट्रल टीम भी आई थी और उसी के मद्देनजर देखा गया था कि सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, ऑडिट जो आया था गवर्नमेंट का, उसमें भी इसका जिक्र हुआ था। क्या उसी के बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी इस पे एक्शन नहीं ले सकती कि और अब क्यों जांच करवाना चाहती है? देखो, कई बातें को राजनीतिक संदेश, आक्रामकता और कई चीजें निहित छिपी रहती है। सत्तारूढ़ दल है, हाँ। वो अपनी राजनीति और अपना संदेश हाँ। वो देने की कोशिश के तहत भाजपा कर रही कि हम इसमें और कार्रवाई चाहते हैं। हाँ। क्योंकि केंद्र सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है, खाद्य विभाग की रिपोर्ट है, हाँ। सीएजी की रिपोर्ट है, चाहते तो इसमें जो लोग दोषी हैं जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उनके पर कार्रवाई, सीधी कार्रवाई कर एक बड़ा खुलासा किया जा सकता था, परंतु विधानसभा एक बड़ा मंच है, इस मंच का उपयोग कर और सामने लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसमें कांग्रेस सरकार के समय का ये मामला है, तो कहीं न कहीं घेरने का एक रणनीति का हिस्सा नजर आता है। बिल्कुल, बीजेपी घेरने को अब बहुत आक्रामक है और तैयार है। उसका ट्रेलर ही आज हमको देखने को मिला था। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है पूरी पिक्चर भी नजर आ जाए। और आज अमरजीत भगत ने भी जरा ड्रामा पुल करने की कोशिश की जब उनसे ये पीडीएस कैम्प के बारे में पूछा गया। वो ही फूड मिनिस्टर हुआ करते थे पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में, और वो जब उनसे पूछा गया पत्रकारों द्वारा तो वो काफी इमोशनल भी हो गए। लेकिन क्या इमोशंस काम आएंगे? लोगों को क्या वो कन्विंस कर पाएगा? जैसे कि राम तिवारी जी बता रहे हैं कि दोनों पार्टीज को पॉलिटिक्स से परे इस मैटर को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के हिस्से का चावल है, गरीबों के हिस्से का आहार है, और इस पे अगर राजनीति होती है तो ये काफी दुखद है। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को आज साथ में मिलकर इस पर काम करना चाहिए। लेकिन बीजेपी तैयार है पूरी एस्थेटिक्स के लिए, बीजेपी तैयार है पूरा ड्रामा करने के लिए, कांग्रेस पे वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए, ताकि लोकसभा में आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में उनको जबरदस्त फायदा हो सके। लेकिन क्या कांग्रेस इसे काउंटर कर पाएगी? आने वाले दिनों में विधानसभा के सेशंस में ये देखना खास होगा। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मुझे सुमिराजपन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। नमस्कार, जय जौहर।